Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. And friends, I have created so many playlists regarding all the UPSC and state PCS examination. If you have not watched, please visit all of that. That will boost your confidence regarding competitive syllabus. You can utilize this question and answer in the Group C government job also. And today I will discuss the 13 video of the political science. स्टार्ट करते हैं 21वां क्वेश्चन. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अनलाइक इन द केस ऑफ द SC ST एंड OBC. मतलब ऐसा SC ST OBC में नहीं होता. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द पर्सन विच हु बिलोंग्स टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्या उसका डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है. इसका मतलब यही है. और SC ST की तरह SC ST OBC की नहीं दी हुई है. एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई द नेम्स ऑफ द कास्ट ट्राइब्स टू द ट्रीटेड एज द SC ST. क्या जो SC ST की लिस्ट है जो अपने प्रेसिडेंट तैयार करते हैं उसमें अमेंड करते हैं. द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी कास्ट और ट्राइब फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन कैन बी डन ओनली बाय द पार्लियामेंट. मतलब प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन देगा, उसके बाद पार्लियामेंट ही कर सकते. ओनली बाय द पार्लियामेंट. आपको ओनली और इनकरेक्ट या नोट वर्ड का बहुत ध्यान से रखना है, तभी आप चीज़ें अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए. जैसे A है फर्स्ट एंड सेकंड, B है सेकंड एंड थर्ड, C है फर्स्ट एंड थर्ड और D है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो इसका करेक्ट आंसर D है. तीनों ही करेक्ट हैं. जैसे अनलाइक इन द केस ऑफ द SC ST एंड OBC. तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी कहाँ पे भी डिस्कशन नहीं है, इनकी कोई डेफिनेशन नहीं कि कौन सी कास्ट SC ST होंगे. इसलिए हर स्टेट में ये डिफरेंट SC ST की लिस्ट बनती है. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिफाइंड द पर्सन हु बिलोंग्स द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिप्शन हुआ है. अकॉर्डिंगली एन एंग्लो इंडियन मीन्स ए पर्सन हु फादर्स और एनी ऑफ हुज मेल प्रोजिनेटर. मतलब या तो उसका पिताजी यूरोपियन यूनियन से हो या कोई मेल प्रोजिनेटर हो जिसने उसका मतलब कोई दादा परदादा कोई लीनिएज में हो. इन द मेल लाइन इज वाज ऑफ यूरोपियन डिसेंट बट हु इज़ डोमिसाइल्ड विद इन द कंट्री ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. मतलब वो बस इंडिया में रहता हो, उसने डोमिसाइल ले रखा हो और बोर्न विद इन द सच टेरिटरी ऑफ पेरेंट्स हैबिचुअली रेजिडेंट. या ऐसे माता पिता से हो जो यहाँ पे ही रह रहे हों, उसके उनसे पैदा हुआ हो. एंड नॉट एस्टैब्लिश देयर फॉर टेम्परेरी पर्पज. यहाँ टेम्प्रोरी पर्पज़ पे नहीं रह रहा हूँ, परमानेंट ही रह रहा हूँ, रेजिडेंट हो यहाँ का. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द कास्ट और ट्राइब्स विच आर टू बी कॉल्ड द SC एंड ST. कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी भी स्पेसिफाई नहीं किया कि कास्ट ट्राइब कौन सी SC होंगी या ST होंगी. इट लिव्स टू द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट का ये पूरा ही डिस्क्रिप्शन है. पावर टू स्पेसिफाई एज टू वट कास्ट और ट्राइब्स इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आर टू बी ट्रीटेड एज द SC एंड ST. मतलब उनकी लिस्ट जो तैयार करेंगे कौन है SC ST में, ये प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे. द लिस्ट ऑफ द SC ST वेरी फ्रॉम द स्टेट टू यूनियन टेरिटरी. तभी यूनियन टेरिटरी में या स्टेट में SC ST की डेफिनेशन अलग अलग रहती है, अलग अलग कास्टों को इंक्लूड किया जाता है. और इन केस ऑफ द स्टेट्स द प्रेसिडेंट इशू द नोटिफिकेशन आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न. मतलब प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन इशू करता है पर गवर्नर से कंसल्ट करके. थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि एनी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एनी कास्ट और ट्राइब फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन कैन बी डन ओनली बाय द पार्लियामेंट. मतलब आपकी ना ही तो लेजिस्लेटिव असेंबली कर सकती है या लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो भी आपका स्टेट लेजिस्लेशन है वो नहीं कर सकता. एंड सब्सिक्वेंट प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन मतलब ये है कि फ्रॉम द पहले पार्लियामेंट करेगी, पहले प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन देगा फिर पार्लियामेंट अप्रूव कर देगी, ना कि प्रेसिडेंट का कोई नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद. The President have issued several orders specifying the SC and ST in different states and union territories and these have all been amended by the Parliament. उसके बाद पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है इसको. 22nd क्वेश्चन देखते हैं. With reference to the blue flag certification which was recently in the news, consider the following statements. ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में बात की है जो रिसेंटली न्यूज़ में था. और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन स्पेशल लेटेस्ट पैटर्न के बनाए हुए हैं, टेस्ट सीरीज़ है ये.
और जिसमें क्या है आपको बिल्कुल ही जो एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड मिलेंगे या इनमें से ही बन के थोड़ा बहुत चेंजमेंट करके यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में, कोई भी पेपर हो जो लेटेस्ट में होगा इन्हीं में से मिलेंगे। और इससे आपका पूरा सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ अवार्डेड बाय द फाउंडेशन फॉर द एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरनमेंट की एजुकेशन के लिए क्या इसका मतलब अवार्ड दिया गया है फाउंडेशन को। इट इज़ एन इको टूरिज्म मॉडल फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द बीचेज। मतलब ये क्या है, इको टूरिज्म मॉडल है डेवलपमेंट करने का बीचेज का। सस्टेनेबल वो होता है जो आपको अपने पेरेंट्स से या कोई लिनिएज में मिला हुआ है, जैसे पानी हवा, वैसे ही आप अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएं, उसको सस्टेनेबल बोलते हैं। स्ट्रिंजेंट कोस्टल रेगुलेटरी जोन CRZ बोलते हैं, रूल्स वर अप्लाइड बाय इंडिया फॉर ऑब्टेनिंग दिस सर्टिफिकेशन। क्या ये सर्टिफिकेट लेने के लिए CRZ जो हैं टाइट कर दिए गए हैं? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। क्या है, रिसेंटली 8 बीचेस को इंडिया में 8 बीच को यहाँ पे इंडिया में अवार्ड दिया गया है प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ब्लू जैसे नीला पानी हम कहते हैं ना बिल्कुल साफ़ है, तो वैसे ही आप याद रख सकते हैं, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द सर्टिफिकेशन इज अवार्डेड बाय द डेनमार्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन फॉर द एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो जो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं या नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन बोल दो, एनवायरमेंटल की एजुकेशन के लिए देती है, डेनमार्क बेस है, डेनमार्क की जो NFO है। ए ब्लू फ्लैग बीच एंड इको टूरिज्म मॉडल endeavoring टू प्रोवाइड द टूरिस्ट ऑफ द बीच गोर्स क्लीन हाइजेनिक बैथिंग वाटर। मतलब जो बीच पे जाते हैं उनको क्लीन पानी मिले, हाइजेनिक वाटर मिले, फैसिलिटेट सेफ हेल्थी एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द 2020 नोटिफिकेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सेड दैट certain activities facilities such as portable toilets, grey water treatment plants etc which are important for the sustainable development of the beaches। तो इसने क्या है, नॉर्म्स रिलैक्सेशन किया है 2020 में नोटिफिकेशन देके, क्योंकि वहाँ पे आपको टॉयलेट बना सकते हैं। जैसे जो क्या पहले रूल होता था, कोस्टल रेगुलेशन जोन को 1, 2 और 3 में बनाया गया था, जिसमें क्या है 3 वाले में तो कोई भी कंस्ट्रक्शन काम नहीं कर सकते, पर इसमें क्या क्या रिलैक्सेशन दे दिया, क्योंकि आपको वहाँ पे टॉयलेट बना दिया जिससे क्लीन रहेगा एनवायरनमेंट बीच पे। और इसने जैसे आइलैंड जो रेगुलेशन जोन है या उसका आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन है या आइलैंड प्रोटेक्शन जोन नोटिफिकेशन है, इनके द्वारा इसके नॉर्म्स रिलैक्सेशन दिया गया ताकि वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो उसके, जिससे पोर्टेबल टॉयलेट वगैरह या क्लीन करने के लिए कोई सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह के लिए उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सर्टिफिकेट दे दिया तो नॉर्म्स रिलैक्सेशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23rd क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट प्लेसेस अदर देन द दिल्ली एज द सीट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब अदर देन दिल्ली जो है, क्या प्रेसिडेंट के पास पावर है क्या इसको सुप्रीम कोर्ट को अलग जगह पे भी लगाया जा सकता है, इसका प्रोसीडिंग्स की जा सकती है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द फाइनल अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू द फाइनलाइजेशन ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब जो प्रोसीजर फॉलो होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फाइनल अथॉरिटी है क्या? तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी क्या दोनों ठीक हैं, डी दोनों गलत हैं। तो इसका सॉल्यूशन डी है, दोनों गलत हैं। एज पर द आर्टिकल 130 आर्टिकल 130 में दिया गया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट सेल सीट इन द दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट को सेल में बैठना चाहिए दिल्ली में या इन सच अदर प्लेसेस और प्लेसेस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट। CGI को प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, कहाँ पे वो प्रोसीडिंग्स करें क्या करें। बेंच दिल्ली में बैठेगा या और कहीं भी बैठ सकता है, उससे वो रिलेटेड है। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, द सुप्रीम कोर्ट में फ्रॉम द टाइम टू टाइम विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट मेक रूल्स फॉर द रेगुलेटिंग जनरली द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। तो कोई भी लॉ है मेड द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, द सुप्रीम कोर्ट में फ्रॉम द टाइम टू टाइम विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग जनरली द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट।
तो पार्लियामेंट का भी रोल है इसमें रूल बनाने का, सुप्रीम कोर्ट का और तीनों का, प्रेसिडेंट का भी है, तीनों का कंसेंट होना चाहिए कोई भी प्रोसीजर के लिए। 24th क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात की गई है। जैसे हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, द मैक्सिमम और मिनिमम सीट क्या, मैक्सिमम 500 फिक्स की है, मिनिमम 60 की गई है। डेड लॉक है क्या बिटवीन टू हाउसेज, अगर कोई डेड लॉक है मान लो दोनों हाउस में स्टेट में, तो क्या उसके लिए मतलब जैसे आर्टिकल 108 के अंदर लोकसभा राज्यसभा को इकट्ठा बुलाया जा सकता है क्या, इनमें भी ऐसा कुछ है क्या, वो पूछा गया है। जॉइंट सीटिंग का प्रोग्राम है। द प्रिविलेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट एक्सटेंड द गवर्नर। जो स्टेट लेजिस्लेशन के प्रिविलेज हैं क्या गवर्नर तक एक्सटेंड होते हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है थर्ड ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड सेकंड, डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। इसमें बोला गया द लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब हम जैसे एमपी को तो मान लो हम जैसे प्रेसिडेंट को भी डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, तो हम एमएलए की वोट तो डायरेक्ट डालते हैं, तो उसी को कहते हैं कि हम डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। अडल्ट फ्रेंचाइज जो वोट मत देने का अधिकार होता है उस पर। इट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 रहती है, मिनिमम 60 रहती है, बट एक्सेप्शन भी हैं जैसे गोवा है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश। इनमें आपके जैसे अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, गोवा है, इनमें क्या है मिनिमम 30 कर रखी है। मिजोरम में 40 है और नागालैंड में 60 है। इसको आपको याद रखना है। 5 ये ऐसे स्टेट हैं, इनकी डिफरेंट है थोड़ी सी। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द मैकेनिज्म ऑफ ज्वाइंट सीटिंग। ज्वाइंट सीटिंग मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में कोई नहीं होती है। और उसमें क्या है, हाउस में क्या है, अगर मान लो डेड लॉक है कि दोनों के बीच में, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में कोई डेड लॉक है, तो मैक्सिमम होल सोल पावर क्या लेजिस्लेटिव असेंबली को रहती है। मैक्सिमम क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल 4 मंथ डिले कर सकती है उसको बिल को पास होने में। यही बात इसमें लिखी गई। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें बोला गया प्रिविलेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर ए सम ऑफ स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज एंड एग्जम्पशन एंजॉयड बाय द हाउस ऑफ द। मतलब क्या है, जो प्रिविलेज हैं वो स्टेट के लेजिस्लेचर के जो मेंबर हैं या उनको उनका काम करने के लिए वो दिए गए हैं कि इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है कोई भी लॉ से, तो वो गवर्नर तक एक्सटेंड नहीं होती है, हालांकि वो एक पार्ट होता है स्टेट लेजिस्लेशन का। आर्टिकल 361 में ये बात दी गई है कि जो एज पर सेक्शन 361 द प्रिविलेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट एक्सटेंड हु इज गवर्नर हु इज आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। तो पार्लियामेंट की जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में दिया गया। जैसे कोरम, कोरम क्या होता है, मिनिमम स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट ए बिजनेस, पार्लियामेंट का बिजनेस। सेकंड है डेकोरम, डेकोरम होता है टू मेंटेन प्रॉपर बिहेवियर एंड कंडक्ट इन द हाउस। थर्ड है क्रॉसिंग द फ्लोर, पासिंग बिटवीन द मेंबर एड्रेसिंग द हाउस एंड द चेयर। मतलब जो चेयर है या उसको मेंबर एड्रेस कर रहा है उसको पास करना ही बोलते हैं क्या। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, राइट, पॉइंट ऑफ ऑर्डर किसको बोलते हैं, राइट ऑफ द पार्लियामेंट टू आस्क क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है थर्ड एंड फोर्थ, सी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इसका सॉल्यूशन सी है। फर्स्ट करेक्ट मैच है। कोरम क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इन द हाउस बिफोर इट कैन ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस। इट इज़ 1/10 of the total number of members of the house including the प्रेजाइडिंग ऑफिसर। तो आपको याद रखना प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इंक्लूड करके 1/10 कोरम होता है, क्योंकि ये आ सकता है आपका क्वेश्चन में वन लाइनर में कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द डेकोरम इज द प्रॉपर ऑर्डर, एटिकेट, बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ द मेंबर्स इन द हाउस। डेकोरम क्या है, मान लो आपको डेकोरम मेंटेन करके रखना है, उसका एटिकेट है, क्या बिहेवियर कर रहा है एमपी जो उसमें हाउस में। थर्ड है क्रॉसिंग द फ्लोर, फ्लोर मतलब मान लो कोई भी मेंबर्स आपका एड्रेस कर रहा है चेयर को या
कुछ बात कह रहा है अपने वहाँ से स्पीकर से जो भी है, तो इसको ब्रीच ऑफ द रूल एंड रेगुलेशन एटिकेट बोलते हैं, इसको क्रॉसिंग द फ्लोर बोल रहे हैं। मतलब दो आदमी बात कर रहे हैं, मतलब वो एड्रेस चेयर को कर रहा है या अपने जो स्पीकर को या वहाँ के जो हाउस का स्पीकर है या चेयरमैन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बीच में कोई क्रॉस करेगा तो उसको क्रॉसिंग द फ्लोर कहते हैं, वो एटिकेट्स के खिलाफ होगा। फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्टली मैच है क्योंकि पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? रेजिंग ए पॉइंट रिलेटिंग टू द इंटरप्रिटेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर और सच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रेगुलेट द बिजनेस ऑफ द हाउस। मतलब इंटरप्रिटेशन गलत हो जाए, जैसे पार्लियामेंट में रूल एंड प्रोसीडिंग्स के रूल हैं, प्रोसीजर हैं, तो उनका कोई गलत मतलब निकाल के बताता है तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ रेजिंग। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, इट रेज द नो मेंबर फील्स दैट रूल्स ऑफ प्रोसीजर आर नॉट फॉलोड प्रॉपरली ड्यूरिंग द हाउस प्रोसीडिंग्स। मतलब हाउस की प्रोसीडिंग्स के थ्रू रूल नहीं फॉलो करे जाते तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर आता है। 26 क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन कमीशन उसको इम्प्लीमेंट करता है, उसके बारे में स्टेटमेंट दिया है। इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बिफोर द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन। तो ये क्या इन्फोर्सेबल नहीं है बिफोर द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन। नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले इन्फोर्स नहीं हो सकता क्या? सेकेंड है द इनकम्बेंट गवर्नमेंट इज़ नॉट परमिटेड टू अनाउंस एनी फाइनल ग्रांट्स व्हेन इट इज़ इन द फोर्स। तो जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है अनाउंस नहीं कर सकती फाइनेंस ग्रांट जब ये फोर्स में है। No public meetings are allowed to be held during the period of the 40 hours before the hour fixed for the start of the poll। मतलब स्टार्ट की बात की गई, आपको ध्यान से देखना है। क्या 48 घंटे हम स्टार्ट से काउंट करते हैं या एंड से काउंट करते हैं, आपको ये बताना कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये भी आपको बहुत ध्यान रखना कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है सेकेंड ओनली, डी है सेकेंड एंड थर्ड। तो सॉल्यूशन बी है इसका। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है सेट ऑफ रूल्स पुट इन फोर्स बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू गारंटी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या किस लिए होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इंश्योर करने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज फॉर द गाइडेंस। गाइडेंस किसके लिए? कैंडिडेट के लिए, जो उम्मीदवार हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। इट्स कम इन टू इफेक्ट इमीडिएटली आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन। मतलब इलेक्शन अनाउंस हो गए तब उसी के बाद ये लागू हो जाएगा। द कमीशन, नोटिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अनाउंस कर दिया। अनाउंस कैसे होता है कि कमीशन आएगा, नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें अनाउंस कर देगा कि ये शेड्यूल रहेगा और उससे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस के बाद ही जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेस में कहेगा। द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन स्टार्ट विद द नोटिफिकेशन कॉलिंग अपॉन द इलेक्टोरेट टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द हाउस। फॉर्मल तो प्रोसेस जब स्टार्ट होता है, नोटिफिकेशन आएगा, वो कहेगा इलेक्टोरेट को कि अपने अपने उम्मीदवार चुनो, मेंबर हाउस जो है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। फ्रॉम द टाइम इलेक्शन वर अनाउंस बाय द इलेक्शन कमीशन द मिनिस्टर और अदर अथॉरिटीज शैल नॉट अनाउंस एनी फाइनेंशियल ग्रांट्स एनी फॉर्म एंड प्रोमिस देयर ऑफ। मतलब ना ही तो कोई प्रॉमिस करना है MCC के बाद और ना ही कोई ग्रांट देना है, पैसे देने हैं किसी को। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑल पार्टीज एंड कैंडिडेट शैल अवॉइड होल्डिंग पब्लिक मीटिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द 40 आवर्स एंडिंग, ना कि स्टार्ट से। एंड है जब इलेक्शन एंड होता है उससे 40 आवर पहले से कोई भी मतलब आपकी मीटिंग नहीं होनी चाहिए, सोशल गैदरिंग नहीं होनी चाहिए आपकी उम्मीदवारों की भी, ना पार्टी मेंबर्स की। 27th क्वेश्चन देखते हैं। द डिविजल पूल ऑफ द टैक्सेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। डिविजल पूल क्या होता है? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा करती है तो उसको डिविजल पूल में डाल देती है, फाइनेंस कमीशन फिर अलॉट करता है कि भाई कितना स्टेट के पास जाएगा, कितना सेंटर के पास जाएगा। उसमें तो ये पूछा गया कि डिविजल पूल में कौन कौन से जाते हैं। कॉरपोरेशन टैक्स जाता है, कॉरपोरेशन टैक्स, फिर क्या है सेकंड है कॉरपोरेट टैक्स सरचार्ज और सेस के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। सेस क्या होता है कि मान लो कोई भी टैक्स है उसके ऊपर एजुकेशन सेस लगा दिया तो एजुकेशन सेस क्या है, वो उस पर्टिकुलर एजुकेशन के लिए यूज होगा। सरचार्ज क्या है, वह ऊपर मान लो आप पैसा कमा रहे हो तो उस पर टैक्स पे 2% टैक्स लगा दिया कि भाई एनवायरनमेंट पोल्यूशन कर रहे हो तो सरचार्ज होगा, तो उस पर एक्स्ट्रा होगा। तो उसको किसी भी चीज़ के लिए लैप्सेबल है, वो किसी भी चीज़ के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, बट जो सेस हो वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। थर्ड है कस्टम ड्यूटी। फोर्थ है प्रोफेशनल टैक्स। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कौन से इंक्लूड होते हैं। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड फोर्थ और डी है सेकंड एंड फोर्थ। इसका सॉल्यूशन ए है।
जैसे क्या है, डिविजल पुल रेफर्स टू द टैक्सेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज शुड शेयर विद द सब नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट इन अकॉर्डिंग्स विद द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। मतलब फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है कि कितना पैसा किसके पास रहेगा डिविजल पूल ऑफ टैक्सेस से। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉरपोरेशन टैक्स इज कलेक्टेड बाय द सेंटर हैज़ ए मेजर शेयर इन द डिविजल पूल ऑफ द टैक्स। जो कॉरपोरेशन टैक्स है सेंटर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और इसमें पूल ऑफ टैक्स में मेजर उसका रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेशन टैक्स को भी 30% होता है, इससे बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठा होता है सेंटर पूल और डिविजल पूल में। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेस और सरचार्ज हैं, इनको इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि ये डिविजल पूल ऑफ टैक्स के पार्ट नहीं होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। कस्टम ड्यूटीज आर कलेक्टेड बाय द सेंटर एंड द पार्ट ऑफ द डिविजल पूल। कस्टम ड्यूटी रहती हैं। प्रोफेशनल टैक्स क्या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, ये डिविजल पूल ऑफ टैक्स के पार्ट नहीं होते। फोर्थ स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28th क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैग के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट है ही एक्ट्स एज अ बैलेंसिंग व्हील ऑफ द फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। क्या है, बैलेंसिंग व्हील यूज एक्ट करता है कि भाई बैलेंस बना के रखता है फिस्कल फेडरलिज्म में, मतलब स्टेट के में सेंटर के में फेडरल बोलते हैं उसको, तो उसमें बैलेंस बनाता है। सेकंड है द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एग्जामिन्स हिज रिपोर्ट्स विच आर लेड बिफोर द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है एग्जामिन करती है हिज रिपोर्ट्स विच आर लेड बिफोर द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन करती है पार्लियामेंट के सामने रखने से पहले, प्रेसिडेंट जो रखता है। थर्ड है पब्लिक कोऑपरेशन लाइक द लाइफ LIC जो है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑडिटेड बाय देम। क्या ऑडिट करता है क्या RBI को और LIC को। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए है सेकंड ओनली, बी है फर्स्ट एंड थर्ड और सी है सेकंड एंड थर्ड, डी है कि तीनों ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ए है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। जैसे द फाइनेंस कमीशन एक्ट एज ए बैलेंसिंग व्हील। फाइनेंस कमीशन बैलेंसिंग व्हील है, वही क्या सेंटर पूल ऑफ डिविजल पूल है जो टैक्स का उसके डिस्ट्रीब्यूशन करता है स्टेट और गवर्नमेंट की, तो वो फेडरलिज्म फिस्कल फेडरलिज्म का एक व्हील है। तो रिकमेंडेशन करता है कि भाई कितना टैक्स किसके पास रहेगा, सेंटर के पास रहेगा, स्टेट के पास रहेगा। कैग की क्या है, कैग की ड्यूटी डिफरेंट है। कैग की क्या करते हैं, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉज ऑफ द पार्लियामेंट। उसको पार्लियामेंट के लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ को बनाए रखना। फील्ड ऑफ द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस के जो रूल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के या पार्लियामेंट के उनको बनाए रखना। डिवीजन ऑफ टैक्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इज नॉट डिसाइडेड बाय कैग। इनका कैग का कोई रोल नहीं है, फाइनेंस कमीशन का है, तो इसको बैलेंसिंग व्हील नहीं कहा जा सकता। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे का कैग है सबमिट्स 3 ऑडिट रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट। ऑडिट रिपोर्ट ऑन द अप्रोप्रिएशन बिल, एक तो ऑडिट रिपोर्ट अप्रोप्रिएशन बिल, दूसरी क्या है फाइनेंस अकाउंट पे, और तीसरी है पब्लिक अंडरटेकिंग पे ऑडिट रिपोर्ट है जो। तो ये प्रेसिडेंट क्या है पार्लियामेंट के सामने तीनों रिपोर्ट रखेगा। उसके बाद क्या है पार्लियामेंट अकाउंट्स कमेटी जो है एग्जामिन्स करेगी उनको और रिपोर्ट्स फाइंडिंग्स पार्लियामेंट को देगी। कैग एक्ट्स एज ए गाइड फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसको गाइड करेगा, फिलोसफर लगा लो या फ्रेंड लगा लो, पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी का है। उसके बाद वो पार्लियामेंट के पास जाएगा। और ऑडिट ऑफ द सेंट्रल पब्लिक, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑडिट ऑफ द सर्टेन पब्लिक कॉर्पोरेशन आज नॉट डन एक्सक्लूसिव बाय द प्रोफेशनल ऑडिटर एंड, उसी मान लो प्रोफेशनल ऑडिटर जो प्राइवेट रहते हैं वो करते हैं। कैग का इसमें कोई रोल नहीं होता है, जैसे RBI में, LIC में या FCI में कोई इसका रोल नहीं रहता कैग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29th क्वेश्चन। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ए है OPEC के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा या इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। तो इसका सॉल्यूशन सी है। जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक है प्रोवाइड्स ऑफिशियल एनालिसिस एंड इनसाइट्स ऑन ट्रेड्स इन एनर्जी डिमांड एंड सप्लाई। ट्रेड्स नहीं ट्रेंड्स है, एंड व्हाट दे मीन फॉर द एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एनर्जी सिक्योरिटी भी देखनी है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखना है। तो इट इज़ पब्लिश्ड एवरी ईयर बाय द वर्ल्ड एनर्जी, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। एनर्जी का तो वर्ल्ड एनर्जी रिपोर्ट से लगा सकते हो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ही रिपोर्ट जारी करेगी 2020 में, बता के अगले आने वाले 10 साल में इंडिया
कि सबसे नंबर 1 पे रहेगी एनर्जी की डिमांड, इसलिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू अपनी एनर्जी का कोटा पूरा करना पड़ेगा। 30th क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन विच इज़ रिसेंटली इन द न्यूज़ कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, जो अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, इंक्यूबेशन होता है बिल्कुल अंडे, जैसे अंडे को सेकते हैं, इंक्यूबेशन मशीन होती है वैसे ही, तो नए नए जो हैं, इट वॉज लॉन्च बाय द नीति आयोग। सेकेंड है, इट विल सपोर्ट 1000 इनोवेटिव आइडियाज़ थ्रू द टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। तो कौन सा? थर्ड है, इट इज़ डेडिकेटेड फॉर द यूथ बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट। क्या अकेले शेड्यूल कास्ट के लिए है क्या? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है सेकंड एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। Ambedkar Social Innovation and Incubation Mission is launched under the Venture Capital Fund for the SC to promote innovation and enterprises among scheduled caste and students studying higher education institution। मतलब जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में SC के बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए जैसे एक प्रोग्राम बनाया गया है जिसको बोलते हैं अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। आपको पता है अम्बेडकर जी का SC ST के रिवाइवल में बहुत बड़ा रोल है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि SC से बिलोंग है। और वेंचर फंड कैपिटल क्या है? मतलब वेंचर, दो चीज़ों का प्रोजेक्ट इकट्ठा चलता है उसको वेंचर बोलते हैं। तो इनोवेशन एंड इंटरप्राइज, इनोवेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए, उद्यम के लिए काम किया जाता है SC स्टूडेंट के लिए जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, जैसे IIT IIM लगा लो उसमें। इट इज़ लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट के द्वारा लागू किया गया। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इट विल सपोर्ट 1000 इनोवेटिव आइडिया थ्रू द सिनर्जिक वर्क विद द टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर सेटअप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। मतलब सोशल जस्टिस एंड साइंस एंड टेक मिस्ट्री है, दोनों मिलकर काम करेंगे, 1000 इनोवेटिव आइडिया लगेंगे, सिनर्जेटिक, ये दोनों में सामंजस्य होगा वर्क में। थर्ड है, इट इज़ लॉन्च टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द SC यूथ, स्पेशल SC आपको याद रखना है, शेड्यूल कास्ट के यूथ के लिए विद द स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ द दिव्यांग, जो दिव्यांग है, मेक दम जॉब गिवर्स, जॉब गिवर बनाना है उनको, ना कि जॉब सीकर। ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। That is all for today. I will come tomorrow with more questions, and please share my video and comment below my video so that I will get to know that how much you are liking my initiative. Okay friends, bye.